मानव प्रवास एवं मानव विकास अंक इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा आपके। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 वो देखते हैं प्रवास। तो इसमें सबसे पहले आपको याद करने की भाषा प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास का मतलब होता है लोगों का वे संगठन या समूह जो एक स्थान को छोड़कर के एक स्थान विशेष को छोड़कर दूसरे स्थान विशेष पर स्थायी रूप से जाकर निवास करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रवास। तो आपको याद रखना है लोगों का समूह जो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर निवास करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रवास। अब प्रवास की जो परिभाषा एक जो याद रखना आपको, प्रवास की परिभाषा बॉग मोहद्दी के अनुसार प्रवास की जो परिभाषा है वो है प्रवास का मतलब होता है एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से जाकर बसने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रवासन या प्रवास। तो ये प्रवास की जो परिभाषा दी है वो दी किसने, प्रवास वह एक प्रक्रिया है जिसमें एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से जाकर बसा जाता है या बसते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है आपके प्रवास। अब इसके अनुसार अगला आपको याद रखना है कि जो प्रवास होते हैं क्यों करते हैं, आर्थिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है। तो इसमें आप याद रखना है कि प्रवास के मुख्य 2 भेद होते हैं। प्रवास के मुख्य भेद, तो प्रवास के जो मुख्य भेद होते हैं वो होते हैं 2। प्रवास के मुख्य भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। और प्रवास के जो मुख्य भेद है 2 कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपको नाम याद रखना है। एक नंबर पहला है आपको अप्रवास। तो पहला है प्रवास में भेद वो है अप्रवास। अब अप्रवास किसे कहते हैं, अप्रवास का आपको समझना है। दूसरा होता है इसमें वो होता है उत्प्रवास, इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन। तो इसमें आपका दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्रवास। इस प्रवास को माइग्रेशन कहते हैं। तो इसमें अप्रवास और दूसरा उत्प्रवास। अब इसमें आप समझ जाते हैं कि अप्रवास किसे कहते हैं, जब लोगों का समूह एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो जिस स्थान पर गए हैं, तो जैसे यहाँ आ का मतलब क्या रखना है, आगमन, और दूसरा यहाँ पर रखना है आपको एक शब्द वो है गमन। 2 शब्द आपको याद रखना है। सबसे पहले अप्रवास का मतलब आगमन, यानी जब लोगों का समूह आया है, जब लोगों का समूह आप आया है किसी विशेष में, तो वो कहलाते हैं अप्रवासी। और जब लोगों का समूह एक स्थान विशेष को छोड़ दूसरे स्थान पर और गमन किया है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है उत्प्रवास। तो ये आपके मुख्य भेद होते हैं 2। अब इसमें अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट रहेगा हमारे कि जो प्रवास होते हैं, प्रवास के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। जैसे महाद्वीपीय, जो महाद्वीप प्रवास होता है उसमें अंतर्महाद्वीप अलग होता है, अंत्यमहाद्वीप अलग होता है, और इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय अलग होता है, अंतरराष्ट्रीय, इनके अलावा सारे जितने भी जो प्रवास उसके अलग अलग प्रकार पड़ते हैं। तो इसमें प्रवास के प्रकार। अब प्रवास के जो प्रकार हैं, प्रवास के जो प्रकार है आप इसमें एक तालिका के माध्यम से समझना है प्रवास के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले प्रवास के प्रकार देखते हैं तालिका के माध्यम से। प्रवास के जो मुख्य जो होते हैं भाग वो होते हैं, इसमें याद रखना। सबसे पहले 1 नंबर होता है महाद्वीपीय प्रवास।
महाद्वीपीय प्रवास, महाद्वीपीय प्रवास। और दूसरा इसका जो भेद होता है वो होता है आंतरिक प्रवास, आंतरिक प्रवास। तो आपको याद रखना है प्रवास में दो प्रकार होते हैं मुख्य, एक होता है महाद्वीपीय प्रवास और दूसरा होता है आंतरिक प्रवास। अब इसमें आपको देखना है सबसे पहले कि जो महाद्वीपीय प्रवास क्या है और आंतरिक प्रवास क्या है, इनके कितने कौन कौन से प्रकार होते हैं, और इसमें आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, समझ जाना आप। सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवास की बात की जाए तो महाद्वीपीय प्रवास का मतलब होता है कि एक महाद्वीप के अंदर हो सकता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर हो सकता है, तो वो प्रवास प्रक्रिया कहलाती है महाद्वीपीय प्रवास, कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन। तो इसमें आपको याद रखना सबसे पहले कि जो महाद्वीपीय प्रवास होते हैं, महाद्वीपीय प्रवास होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक होता अंतरा महाद्वीपीय, एक होता अंत्य महाद्वीपीय। अब इसमें देखो डिफाइन किया है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है अंतरा महाद्वीपीय, अंतरा महाद्वीपीय प्रवास। तो पहला इसका भाग होता है वो होता है अंतरा महाद्वीपीय प्रवास। अब अंतरा महाद्वीपीय प्रवास और दूसरे इसका जो भाग होता है वो होता है अंत्य महाद्वीपीय प्रवास, अंत्य महाद्वीपीय प्रवास। पहला इसका पार्ट कौन सा होता है वो होता है आपके पहला अंतरा महाद्वीपीय प्रवास और दूसरा होता है वो होता है अंत्य महाद्वीपीय प्रवास। अब इसमें आपको देखना अंतरा महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है, दूसरा आपके अंत्य महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है। तो इसमें अंतरा महाद्वीपीय का मतलब होता है कि जब लोगों का समूह किसी कारण विशेष, वो आर्थिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है, तो इन कारणों से एक ही महाद्वीप को छोड़ करके, एक कॉन्टिनेंट को छोड़ करके अदर कॉन्टिनेंट में जाते हैं या दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपके अंतरा महाद्वीपीय प्रवास। जब लोगों का समूह या एक समुदाय एक महाद्वीप को छोड़ करके दूसरे महाद्वीप में स्थायी रूप से जाकर निवास करने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतरा महाद्वीपीय प्रवास, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूं, सबसे पहले उदाहरण देखिए, जैसे एशिया महाद्वीप के लोग, वैसे एशिया महाद्वीप के लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ क्या रखना सबसे पहले एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के लोग यदि एशिया महाद्वीप को छोड़ करके, एशिया महाद्वीप को छोड़ करके यदि मैं कहूं यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जाकर निवास करते हैं, तो ये प्रक्रिया, ये रूटीन क्या कहलाता है, उसको कहा जाता है अंतरा महाद्वीपीय प्रवास। तो आपको याद रखना सबसे पहले इसमें एग्जांपल समझ आना। अंतरा महाद्वीपीय प्रवास का मतलब होता है कि जब लोगों का समूह या समुदाय एक महाद्वीप को, एक कॉन्टिनेंट को छोड़ करके दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर के निवास करते हैं या स्थानांतरण गतिशीलता होती है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है कॉन्टिनेंट माइग्रेशन। अंतरा महाद्वीपीय जो प्रवास है और एशिया महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर समझ लिए होंगे आप। अब उसके बाद में नंबर दो इसका जो प्रकार होता है वो होता है अंत्य महाद्वीपीय प्रवास। अब अंत्य महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है, अंत्य महाद्वीपीय प्रवास का मतलब होता है, ध्यान रखना आप इसमें कि यहाँ तो आपको याद रखना है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर, और यहाँ पर याद रखना आपको एक महाद्वीप के अंदर, जैसे एशिया महाद्वीप में यदि लोग भारत को छोड़कर चीन गए, चीन वाले भारत में आए, तो इस प्रकार की रूटीन प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है अंत्य महाद्वीपीय प्रवास। तो इसमें आप क्या रख रहे हैं कि यदि उदाहरण के तौर पर आप समझ लेना, उदाहरण से समझा रहा हूं मैं, उदाहरण में समझ लेना आपने कि यदि अंत्य महाद्वीपीय प्रवास में एशिया महाद्वीप के अंदर ही, एशिया महाद्वीप के अंदर ही यदि भारत को छोड़ करके लोग चीन जाते हैं, भारत को लोग छोड़कर कहां जाते हैं, चीन, तो ये कौन सा प्रवास हुआ, अंत्य महाद्वीपीय प्रवास हुआ। अब कैसे, जैसे एशिया महाद्वीप में ही भारत और एशिया महाद्वीप में ही चीन है, तो ये अंत्य महाद्वीपीय प्रवास हुआ। अब इसके बाद में यहां पर आपको अंत्य महाद्वीपीय और अंतरा महाद्वीपीय, अब इसमें आपको जो महाद्वीपीय प्रवास है, इसके बाद में आंतरिक जो प्रवास है, आंतरिक जो प्रवास है ये आपके मुख्य रूप से और दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, वो कहलाता है आंतरिक प्रवास। अब आंतरिक प्रवास
कौन से होते हैं? आंतरिक प्रवास होते हैं। पहला होता है अंतरराष्ट्रीय और दूसरा होता है स्थानीय। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले नंबर एक इसमें वो है अंतरराष्ट्रीय प्रवास और दूसरा होता है वो होता है स्थानीय प्रवास। दूसरा इसका पार्ट होता है स्थानीय प्रवास। अब इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवास किससे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है जब एक देश को छोड़ करके या एक राष्ट्र को छोड़ करके दूसरे राष्ट्र में जाकर निवास करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहलाती है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। अब इसमें आप क्या रख रहे हैं? जैसे एक देश का मुद्दा लेते हैं जैसे भारत, तो यदि भारत को छोड़ करके लोग श्रीलंका गए तो यहाँ पर ये कौन सा प्रवास हुआ? ये प्रवास हुआ आपके अंतरराष्ट्रीय प्रवास, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की ओर जाना। अब इसके बाद में यहाँ पर तो ये उदाहरण आपको इसमें याद रखना है अंतरराष्ट्रीय प्रवास में। अब जो अंतरराष्ट्रीय प्रवास होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो प्रवास होते हैं उसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवास में इसमें राष्ट्र के अंदर भी हो सकता है। अब यदि राष्ट्र इसमें अंतरराष्ट्रीय में जैसे राष्ट्र भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय के बाद में राष्ट्रीय प्रवास। अब राष्ट्रीय प्रवास में एक देश के अंदर, एक देश के आंतरिक भागों में होने वाला प्रवास वो कहलाता है राष्ट्रीय प्रवास। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय प्रवास होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय प्रवास होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। ये कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है आपके अंतरराज्यीय प्रवास। तो पहला इसका प्रकार कौन होता है? अंतरराज्यीय प्रवास। तो पहला इसका पार्ट होता है वो होता है अंतरराज्यीय प्रवास। अब अंतरराज्यीय यहाँ जिसके समझ में आ गया तो यहाँ समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा यहाँ जिसके समझ में आ गई। तो अंतरराज्यीय मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर, वो प्रवास क्या कहलाता है? अंतरराज्यीय प्रवास। जैसे उदाहरण पर समझते हैं, उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं सबसे पहले कि जैसे भारत की स्टेट की बात कर लेते हैं, राज्य की बात कर लेते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर। जैसे भारत में यदि मैं बात करूं राजस्थान से यदि लोग महाराष्ट्र गए हैं, राजस्थान से महाराष्ट्र गए हैं तो कौन सा प्रवास हुआ? ये हो गया आपने अंतरराज्यीय प्रवास। अब दूसरा इसका होता है भाग वो होता है अंतरराज्यीय प्रवास। अंतरराज्यीय प्रवास क्या होता है? अंतरराज्यीय यहाँ पर आपको समझ में आ गया, अंतर महाद्वीपीय यहाँ क्या हो जाएगा? अंतरराज्यीय हो गया। तो यहाँ पर हो गया अंतरराज्यीय एक राज्य के अंदर। जैसे मैं राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में जैसे जयपुर से जोधपुर से अलवर, इस प्रकार का। तो आपको इसमें उदाहरण समझना है कि यदि लोग जोधपुर से जयपुर गए हैं, तो वो कौन सा प्रवास हुआ? वो हो गया आपके कौन सा? अंतरराज्यीय प्रवास। कौन सा प्रवास हो गया? वो अंतरराज्यीय प्रवास हो गया। क्लियर? अब इसके बाद में यहां पर आपको देखना स्थानीय प्रवास होते हैं चार प्रकार के। स्थानीय प्रवास कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। देखो चार प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके? स्थानीय प्रवास के चार भेद होते हैं, तो आप क्या रखना है? सबसे पहले जैसे गांव से शहर, शहर से गांव और गांव से शहर, इस प्रकार। तो चार प्रकार होते हैं। सबसे पहले आगे रखते हैं गांव से गांव, पहला हो जाएगा गांव से गांव, दूसरा हो जाएगा गांव से शहर से शहर, शहर से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गांव से गांव पहला, नंबर 2 शहर से शहर,
तीसरा याद रखना इसमें वो हो जाएगा आपके तीसरा हो गया गांव से शहर, गांव से शहर, गांव से शहर। और इसके बाद में हो गया शहर से गांव, अगला हो जाएगा शहर से गांव। तो इस प्रकार आपको रूटीन प्रक्रिया इसमें याद रखनी होगी। सबसे पहले एक बार आपको समझे, गांव से गांव पहला स्थानीय प्रवास में। नंबर सेकंड जो सेकंड है वो इसमें आपको याद रखना है शहर से शहर। तीसरा याद रखना है शहर से गांव से शहर की ओर प्रवास, और उसके बाद में शहर से गांव की ओर होने वाला प्रवास। अब इसमें देखो यहाँ पर जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाते हैं तो वो कहलाती प्रक्रिया ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। और जो दूसरी प्रक्रिया है वो है शहर से शहर। जब भी शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग एक शहर को छोड़ दूसरे शहर में जाते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है आपके शहर से शहरी प्रवास। उसके बाद में गांव से शहर, और गांव से शहर तो आपको पता हो गया कि गांव को छोड़कर के शहर में जाते हैं। और क्यों जाते हैं मुझे आपको पता होना चाहिए कि रोजगार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। अब इसके बाद में शहर से गांव, ये बहुत ही कम होने वाला प्रवास है। इसमें जो गांव शहर से गांव बहुत कम लोग आना चाहते हैं इसमें। और अब इसमें जो स्थानीय प्रवास होते हैं पहला हो गया 4 प्रकार से गांव, दूसरा शहर से शहर, और तीसरा गांव से शहर की ओर और शहर से गांव की ओर आने वाला प्रवास। अब इसके बाद में ये सारे वापस एक बार शुरू से वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है प्रवास, और प्रवास के मुख्य जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके प्रकार होते हैं। प्रवास में महाद्वीप प्रवास, दूसरा होता है आंतरिक प्रवास। अब इसमें जो महाद्वीप प्रवास होता है, महाद्वीप प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, अंतर महाद्वीपी और अंत्य महाद्वीपी। अंतर महाद्वीपी और अंत्य महाद्वीपी। अंतर महाद्वीपी मतलब होता है जब लोगों का समूह एक महाद्वीप को छोड़ करके, एक कॉन्टिनेंट को छोड़ करके दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं, एक कॉन्टिनेंट को छोड़ करके दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर महाद्वीप प्रवास। और अंतर महाद्वीप प्रवास जैसे समझते हैं कि एशिया महाद्वीप में जो रहने वाले लोग हैं एशिया महाद्वीप को छोड़ करके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है आपके कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? अंतर महाद्वीपीय प्रवास। अब उसके बाद में नंबर 2 अंत्य महाद्वीपीय प्रवास। और अंत्य महाद्वीपीय प्रवास का मतलब होता है कि यदि एशिया महाद्वीप में ही या एक महाद्वीप के आंतरिक भागों में होने वाला परिवर्तन या जो कह सकते हैं प्रवास वो आपकी प्रक्रिया कहलाती है महाद्वीपीय प्रवास। इसमें अंत्य महाद्वीपीय हो जाएगा। एशिया महाद्वीप से भारत से चीन गए लोग। अब इसके बाद दूसरा इसका पार्ट होता है वो होता है आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास क्या होता है? आंतरिक प्रवास का मतलब होता है कि यदि एक क्षेत्र विशेष में या आंतरिक भागों में जो लोग या लोगों का समुदाय एक क्षेत्र विशेष छोड़ दूसरे क्षेत्र विशेष में जाते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपके आंतरिक प्रवास। और आंतरिक प्रवास मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है अंतरराष्ट्रीय और जो दूसरा होता है वो होता है स्थानीय। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रवास है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है कि जो भी लोगों का समूह एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को जाते हैं, जब लोगों का समूह एक राष्ट्र को छोड़ करके दूसरे राष्ट्र को जाते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपके याद रखना है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवास और दूसरे इसके बाद में स्थानीय प्रवास। जो अंतरराष्ट्रीय जो प्रवास जैसे भारत से यदि लोग श्रीलंका गए, भारत से यदि लोग श्रीलंका गए तो वो कौन सा प्रवास था? वो हो गया आपके कौन सा प्रवास? वो प्रवास हो गया कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रवास होता है। दूसरा होता है स्थानीय। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवास बाद में राष्ट्रीय प्रवास क्या आता है? राष्ट्रीय प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अंतरराज्यीय, दूसरा होता है अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय का मतलब होता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य के और लोगों का समुदाय या समूह स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफर होते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है आपके अंतरराज्यीय प्रवास। और अंतरराज्यीय प्रवास जैसे उदाहरण को देखते हैं कि यदि राजस्थान में निवास करने वाले लोग राजस्थान को छोड़ करके यदि महाराष्ट्र में जाकर निवास करते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकता है और शिक्षा प्राप्त कर सकता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है अंतरराज्यीय प्रवास। नंबर 2 अंतरराज्यीय प्रवास। अंतरराज्यीय प्रवास का मतलब होता है कि जैसे एक राज्य के अंदर जैसे जयपुर से जोधपुर, जयपुर से अलवर, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आपके अंतरराज्यीय प्रवास।
स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास में याद रखना गांव से गांव की ओर, शहर से शहर की ओर, गांव से शहर की ओर और शहर से गांव की ओर। इस प्रकार की जो सारी प्रक्रिया चलती रहती है इसमें प्रवास में। तो ये आपके सबसे पहले इसी प्रकार आपको डायग्राम समझना है और डायग्राम के माध्यम से सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ जानी चाहिए। जो आपको परिभाषा मैंने समझाई है वो उसको समझने की कोशिश करें। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो समझते हैं हम कि जो प्रवास के परिणाम क्या होते हैं, प्रवास के परिणाम क्या होते हैं और परिणाम के अलावा प्रवास के कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो प्रवास के मुख्य रूप से 5 पक्ष होते हैं। प्रवास के मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? 5 पक्ष होते हैं। तो सबसे पहले इसमें पक्ष देख लेते हैं कि प्रवास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं, उसके बाद में प्रवास करने के क्या परिणाम होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अगला पॉइंट, प्रवास के महत्वपूर्ण पक्ष। प्रवास के महत्वपूर्ण पक्ष, प्रवास के महत्वपूर्ण पक्ष। तो प्रवास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं? प्रवास के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं 5। इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझे आराम से। सबसे पहले नंबर 1 इसमें समझना है, वो समझना है कारण पक्ष। पहले समझो आप कारण पक्ष। नंबर 2 ये हो गया 1 नंबर। नंबर 2 होता है इसमें वो आप याद रखें काल पक्ष। दूसरा देखना है आपको काल पक्ष। नंबर 3 आपको समझना है देश पक्ष। इसके बाद में स्थिरता पक्ष। एक बार देखें वापस। पहला कारण पक्ष, काल पक्ष, दूसरा देश पक्ष और स्थिरता पक्ष। अब इनके एक बार देखें। पहला नंबर 1 जो कारण पक्ष का मतलब क्या होता है? कारण पक्ष का मतलब होता है कि जब लोगों का समूह किसी कारण विशेष, जैसे मान लो आर्थिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, तो इन कारणों से यदि किसी स्थान विशेष में रहते हैं और वहां रहते हुए उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उस क्षेत्र को छोड़कर क्या करेंगे, वो दूसरे क्षेत्र विशेष में जाना पसंद करेंगे। तो ये पहला जो होता है वो होता है कारण। अब कारण देखो मैं आपको बताऊं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है इसमें आर्थिक कारण, दूसरा होता है सामाजिक कारण और इसके बाद में अगला होता है राजनीतिक कारण और राजनीतिक कारण के अलावा अगला आपका रखना है धार्मिक कारण। ये जितने भी कारक मैंने लिखे हैं कारण, इस कारण से क्या करते हैं लोगों जो समूह होता है, समुदाय होता है, एक क्षेत्र विशेष को छोड़कर दूसरे क्षेत्र विशेष में जाना पसंद करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसमें याद रखना दूसरा है काल पक्ष। दूसरा होता है इसमें काल पक्ष। अब देखो काल पक्ष क्या होते हैं? काल मतलब होता है समय टाइम, यानी काल पक्ष का मतलब होता है कि वो प्रवास किस प्रकार करता है, यानी वो दैनिक प्रवास करता है या स्थायी प्रवास करता है या मासिक प्रवास कर सकता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है काल पक्ष में इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए दैनिक प्रवास का मतलब होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी, यानी जो आने जाने का जो रोजगार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष में जाते हैं और वापस शाम को रोजगार प्राप्त करने के वापस आते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है दैनिक प्रवास। क्या कहलाती है ये प्रक्रिया? दैनिक प्रवास कहलाती है। अब इसके बाद में और कोई स्थायी हो सकता है, यानी वहां पर स्थायी रूप से निवास भी कर सकते हैं। तो दूसरा होता है वो होता है स्थायी प्रवास। कौन सा प्रवास होता है? स्थायी प्रवास होता है। तो दूसरा होता है इसमें स्थायी प्रवास। तो दो इसमें अलग और मासिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है कारण पक्ष में। इसके बाद आता है देश पक्ष। देश पक्ष का मतलब क्या होता है? देश पक्ष का मतलब होता है कि वो अंतरमाध्यम कर रहा है, अंत्य माध्यम कर रहा है, राष्ट्रीय कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय कर रहा है, राज्य कर रहा है, अंतरराज्यीय कर रहा है, अंतरराज्यीय कर रहा है। तो इस सारी स्थानीय कर रहा है। ये सारी जो प्रक्रिया है वो किस पक्ष में होती है? देश पक्ष में। तो ये मैं आपको दो नाम समझा दूंगा। यहाँ सबसे पहले अंतरमाध्यम
महाद्वीपीय, अंतरा महाद्वीपीय और दूसरा आपके याद रखना है अंत्य महाद्वीपीय, अंतरा महाद्वीपीय और अंत्य महाद्वीपीय। ये जो दो प्रक्रिया आप याद रखना है, जिसमें अंतरा महाद्वीपीय हो सकता है, अंत्य महाद्वीपीय हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रिया कहलाती है आपके देश पक्ष में। अब इसके बाद में आता है स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष क्या होता है? स्थिरता पक्ष मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जो प्रवास होता है, उस प्रवास का मतलब इसके कुछ कारण होते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है स्थिरता पक्ष। उसका स्थिरता पक्ष में अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद में जो लास्ट होता है वो होता है संख्या पक्ष। लास्ट इसका 5वां प्रकार होता है, वो होता है संख्या पक्ष। सबसे पहले कारण पक्ष, नंबर 2 काल पक्ष, नंबर 3 स्थिरता पक्ष और नंबर 4 वो आपके कौन सा पक्ष है? संख्या पक्ष। अब संख्या में इसमें अप्रवासी और उत्प्रवासी, मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि जो अप्रवासी क्या होता है, उत्प्रवासी क्या होता है। एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप अप्रवासी बात करें, जब लोगों का समूह एक क्षेत्र विशेष को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो जहां से गमन हुआ है उसका, तो वो प्रक्रिया कहलाती है। कौन सा प्रवास कहलाता है? वो कहलाता है आपके कौन सा प्रवास? उत्प्रवास। और उसके बाद में दूसरा जो जहां पर जाकर बसता है, तो वो वहां पर क्या कहलाएंगे? अप्रवासी कहलाएंगे। और वहां जहां गमन हुआ है वहां पर क्या कहलाएंगे? उत्प्रवासी कहलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना, इसमें संख्या का अध्ययन किया जाता है, यानी अप्रवासियों की संख्या कितनी है और प्लस उत्प्रवासियों की संख्या कितनी हुई, यानी कितने लोग यहाँ आकर बसे और कितने लोगों ने यहाँ आकर के मतलब कि यहाँ से इस स्थान विशेष को छोड़ा है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है संख्या पक्ष। क्या कहलाती है? संख्या पक्ष कहलाती है। इसमें मैं शॉर्ट लिख देता हूं, अप्रवासियों प्लस उत्प्रवासियों की संख्या, अप्रवासियों प्लस उत्प्रवासियों की संख्या, उत्प्रवासियों की संख्या का अध्ययन किया जाता है। किसमें? वो अध्ययन किया जाता है संख्या पक्ष में। तो एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देना। यहाँ पर कारण पक्ष पहला, नंबर 2 वो हो जाएगा आपके काल पक्ष, नंबर 3 देश पक्ष, नंबर 4 स्थिरता पक्ष और नंबर 5 वो आपके समय कह सकते हैं या संख्या पक्ष कह सकते हैं। कारण पक्ष मतलब कि किसी वो कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, दूसरा सामाजिक कारण हो सकता है, तीसरा राजनीतिक कारण हो सकता है, उसके बाद में धार्मिक कारण हो सकता है। तो इस कारण से क्या करते हैं, मनुष्य एक स्थान विशेष को छोड़कर दूसरे स्थान विशेष पर जाना पसंद करते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कारण पक्ष। अब उसके बाद दूसरा होता है काल पक्ष। काल का मतलब होता है समय, वो दैनिक प्रवास हो सकता है, स्थायी प्रवास हो सकता है, तो वो आपका होता है काल पक्ष में। इसके बाद में देश पक्ष। देश पक्ष मतलब कि उन्होंने महाद्वीप प्रवास किया, अंतर महाद्वीप किया, अंतरा महाद्वीप किया, तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया देश पक्ष में इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद स्थिरता पक्ष, किसी स्थान विशेष में स्थायी रूप से जो मतलब कि स्थान ग्रहण करते हैं, तो वो स्थिरता पक्ष में आती है। इसके बाद में संख्या पक्ष। इसमें संख्या पक्ष में आप क्या करें कि संख्या में टोटलिंग, यानी अप्रवासी कितने हैं और उत्प्रवासी कितने हैं, तो इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है संख्या पक्ष में। अब इसमें क्या करना है? अप्रवासियों और प्लस उत्प्रवासियों की संख्या, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? संख्या पक्ष में किया जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट होते हैं प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम। अब प्रवास के जो परिणाम कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। प्रवास के परिणाम, प्रवास के परिणाम। अब प्रवास के जैसे परिणाम सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अलग अलग याद रखना है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पहला होता है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम में मतलब हुआ कि जब लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर के शहरी क्षेत्रों में जाकर निवास करने लग जाते हैं, तो वहां पर जनसंख्या का जो दबाव बढ़ जाता है शहरों में, इसी कारण शहरों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है लगभग। तो इसका आप क्या करना है कि जो सामाजिक परिणाम का मतलब होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, वो अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़
छोड़ करके, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके शहरी क्षेत्रों में स्थायी रूप से क्या करते हैं, निवास करते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है सामाजिक परिणाम की प्रक्रिया। अब इसमें देखो क्या क्या संतुलन होता है। एक तो सामाजिक जो जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है, पहला इफेक्ट क्या पड़ता है इसमें, जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है, जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है। तो पहला इसमें जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा इसके बाद में याद रखना कि जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात है वो उसमें कमी, मतलब कि कहीं पर कमी हो जाती है, कहीं पर अधिकता हो जाती है। इसी कारण शहरों में जो लिंगानुपात कम पाया जाता है, तो ये आपके कारण लिंगानुपात संबंधित, तो ये सारे सामाजिक परिणाम में शामिल होते हैं। अब उसके बाद में नंबर दो इसमें आप क्या रखना है, वो है आपको आर्थिक कारण याद रखना है। कौन सा कारण याद रखना है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण का मतलब या आर्थिक कारण या आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम क्या याद रखना है इसमें, आर्थिक परिणाम का मतलब समझना आपको कि जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, वो यदि ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके, यदि ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, तो उसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाती है। लेकिन जब अधिक होती है जनसंख्या, तो वहां पर रोजगार कम मिलने लग जाता है, तो ये इफेक्ट पड़ता है आर्थिक परिणाम का। तो यहाँ इसके बाद में आर्थिक परिणाम हो गया, आर्थिक स्थिति। अब उसके बाद में नंबर तीन धार्मिक कारण हो सकता है, या धार्मिक परिणाम क्या होता है, धार्मिक परिणाम। धार्मिक परिणाम क्या हो सकता है कि यहाँ जब किसी क्षेत्र विशेष में धर्म के प्रति लोगों का बाहुल्य हो जाता है, बाहुल्य मतलब अधिकता हो जाती है, तो वो कौन सा कारण बनता है, धार्मिक कारण बनता है। अब उसके बाद में अगला है पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग यदि ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके शहरी क्षेत्रों में जाएंगे, तो शहरी क्षेत्रों में जाने के कारण, शहरी क्षेत्रों में जाने के कारण वहां का जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राकृतिक जो वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, तो वहां पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जितने भी जो प्रोग्राम नए स्थापित किए जाते हैं, उसके लिए लकड़ी की और अन्य संसाधन आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो पर्यावरण पाए जाने वाले जितने भी संसाधन है, उसकी अधिक मात्रा में खपत की जाती है, यानी दोहन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे उसकी कटाई की जाएगी, तो यहाँ इससे क्या पड़ेगा, पर्यावरण इफेक्ट पड़ेगा। अब इसमें अगला आपको देखिए कौन सा, पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम, तो पर्यावरणीय परिणाम क्या निकलेगा कि पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो यह आपको समझना, इसमें चार जो कारण समझना है। सबसे पहले सामाजिक कारण, नंबर 2 आर्थिक कारण, इसके बाद में धार्मिक कारण, इसके बाद में पर्यावरणीय परिणाम या जो आप परिणाम समझ सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसमें समझना आपको कि जो प्रवास होता है, प्रवास जो होता है वो किस प्रकार होता है, और जो भारत के जो अधिकतर लोग हैं वो कहां पर प्रवास करते हैं। तो भारत के अधिकतर जो लोग हैं, भारत के जो अधिकतर जो लोग हैं वो प्रवास की जो प्रक्रिया करते हैं। जैसे भारत के जो द्वीप समूह क्षेत्र है वहां पर जाना निवास पसंद करते हैं, और इनके अलावा जैसे यूरोप आदि के जितने भी लोग हैं वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जाना पसंद करते हैं, और अधिकतर जो वहां पर गए भी हैं। जैसे तो लगभग ये आपको बता दूं, जो 10% जनसंख्या है वो 10% जनसंख्या वहां अमेरिका की जो मूल निवासी जनसंख्या है, और जो 90% जनसंख्या है वो 90% जनसंख्या यूरोप आदि और अन्य जो कॉन्टिनेंट है उससे जाकर वहां पर 100% हुई है। तो इसमें आपको याद रखना है। अब इसमें जो मानव प्रवास है, मनुष्य प्रवास, इसमें प्रवास की परिभाषा भौतिक के अनुसार प्रवास की परिभाषा, इनके अलावा प्रवास के भेद, प्रवास के प्रकार, प्रवास के महत्वपूर्ण पक्ष और प्रवास का परिणाम। अब इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो मानव प्रवास साथ मानव निवास, इस क्षेत्र में यह भी शामिल है, वो है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें अब देखते हैं मानव विकास क्या होता है। मानव विकास, मानव विकास क्या होता है, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट का इंग्लिश में। अब इसमें याद रखना आपको, मानव विकास का मतलब क्या होता है, मानव विकास का मतलब होता है
विकल्पों में से वृद्धि की जाती है उसे कहा जाता है मानव विकास। अब मानव विकास आपको पता है कि विश्व के संदर्भ में सबसे पहले मानव विकास शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो विश्व के संदर्भ में मानव विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, उसका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, जिन्होंने सन 1990 में इसका प्रयोग किया था। और भारत के संदर्भ में देखा जाता है तो डॉक्टर जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, उसने सबसे पहले जो 1993 में जो मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट शब्द उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं मानव विकास। मानव विकास का मतलब होता है मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि करना, मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि करना, मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि करना। तो मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव विकास कहलाती है। अब मानव विकास के जो कारक कौन कौन से हैं? मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि विकल्प कौन कौन से, कारक कौन कौन से? वो विकल्प कौन कौन सा होता है? वो होता है पहला शिक्षा। जैसे प्राचीन काल में मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता थी वो रोटी कपड़ा मकान थी, लेकिन आज जो मनुष्य की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, जैसे शिक्षा। नंबर 2 मैं बात करूं परिवहन। नंबर 3 संचार। इसके बाद में आवास, इसके बाद में भोजन। तो ये जितने भी, इनके अलावा कपड़ा, तो जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे मैंने लिखा शिक्षा का क्षेत्र, परिवहन का क्षेत्र, संचार का क्षेत्र, इनके अलावा आवास वगैरह, भोजन और कपड़ा, तो ये जितने भी मूलभूत जो आवश्यकता ये विकल्प है, यदि इनमें वृद्धि नहीं होती है, इनमें यदि वृद्धि नहीं होती है, इसमें वृद्धि नहीं होती है, तो उसका जो मनुष्य उसका विकास संभव नहीं है, मनुष्य का विकास प्रक्रिया विकास से नहीं होगा। अब इन क्षेत्रों में यदि वृद्धि होगी तो मनुष्य क्या होगा? विकास होगा। अब जैसे मैं बात करूं मैं मानव विकास, तो मानव विकास क्या हो जाता है? सबसे पहले अवधारणा। तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ये आपको सवाल पूछा जाता है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, उसका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक। और ये कौन था? तो ये पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री था। ये पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था। पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था। पाकिस्तान का ये अर्थशास्त्री मतलब क्या शास्त्री, इसने पीएचडी किया हुआ था। अब उसके बाद में बात की जाती है भारत के संदर्भ में। ये तो आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले विश्व के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में। नंबर दूसरे आप क्या कर रहे हैं? किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में आपको इसमें याद रखना है, सबसे पहले भारत के संदर्भ में आपको याद रखना है कि भारत के संदर्भ में सबसे पहले इसमें क्या प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो याद रखना आप सभी कि जो भारत के संदर्भ में मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रयोग क्या था? वो क्या था? अमर्त्य सेन ने, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अब कब किया था? तो इसमें आपको पहला वाला याद रखना है कि इसने प्रयोग किया था सन 1990 में। इसने कब किया था? तो इसने प्रयोग किया था सन 1993 में। ये आपको डेट भी याद रखनी है सन, जैसे यहाँ पर 1990 और यहाँ पर 1993। अब इसके बाद में यहाँ पर मानव विकास की परिभाषा और मानव विकास की अवधारणा समझ गए होंगे। और इसके बाद में जो मानव विकास करने के लिए कुछ मानव विकास सूचकांक होते हैं, कुछ मानव विकास सूचकांक होते हैं। अब मानव विकास सूचकांक क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में एसडी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। अब ये क्या होते हैं मानव विकास सूचकांक? तो मानव विकास सूचकांक क्या होते हैं? देखें,
मानव विकास सूचकांक। अब मानव विकास सूचकांक में क्या पढ़ते हैं इसमें, एक यूएनडीपी होता है, एक एसडीआर होता है। ये सारी चीजें क्या है, यूएनडीपी, एसडीआर, एसडीआई, इसके अलावा पी जो आपके पीडीआर, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आप इसमें मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इसको कहते हैं एचडीआई। एचडीआई की फुल फॉर्म होती है, वो आप याद रखना। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आप याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। अब दूसरा इसमें यह है कि मानव विकास सूचकांक कहते किसे हैं, मानव विकास सूचकांक कहते किसे हैं, मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। तो इसमें मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं, ये आपको याद रखना है सब, कि जो मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है मनुष्य के विकल्पों का मापन करने वाले सूचक, या मनुष्य के विकास की तरफ का मापन करने वाले सूचक, वो कहलाते हैं मानव विकास सूचकांक। अब मानव विकास सूचकांक के बाद में एक आता है, याद रखना, यूएनडीपी। ये क्या होता है यूएनडीपी क्या होता है, यूएनडीपी इसकी पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो फुल फॉर्म इसकी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपके यूएनडीपी की फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको लिख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये आपको इस प्रकार नाम याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब ये क्या होता है, इनके लाभ ये मतलब कि मानव विकास सूचकांक क्या करते हैं, ये प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी करती है। तो ये मानव विकास सूचकांक के जो आंकड़े होते हैं वो ये जारी करती है। आंकड़ा प्रतिवर्ष जारी करती है, प्रतिवर्ष जारी करती है आंकड़े। और कब से कर रही है, तो यार आप 1990 से कर रही है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी आपको इसमें याद रखना 1947 में। अब इसमें आप याद रखना कि प्रतिपादन आंकड़े पेश करती है, और इसके जो फुल फॉर्म ये भी नाम आपको याद रखना होगा। इसके अलावा ये होता है एचडीआर। ये क्या होता है एचडीआर, अभी आपको मैं बता दें एचडीआर ये क्या होता है। एचडीआर का होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास प्रतिवेदन हिंदी में। तो इसको कहते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, वो लिखते हैं मानव विकास प्रतिवेदन, मानव विकास प्रतिवेदन। अभी मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अब इसमें जो आपने ऊपर मानव विकास सूचकांक पढ़ा है, मानव विकास सूचकांक में आपको याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक में सबसे उच्च किसका है, निम्न किसका है, भारत का कितना है, और इनके अलावा
भारत में सर्वोच्च कितनी का है और न्यूनतम कितनी का है, उनकी बात करते हैं। ये आपको बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो विश्व की पहले आंकड़े करते हैं बात। विश्व में सर्वाधिक आपका है नॉर्वे, सर्वाधिक कौन है, नॉर्वे। इसके बाद में न्यूनतम कौन है, तो यार ना नाइजर, न्यूनतम कौन है, नाइजर। एक बार करते हैं, उसके बाद में आंकड़े बताऊंगा मैं। इसके बाद में भारत की बात करते हैं। तो भारत का अभी मानवीय विकास सूचकांक की कोई श्रेणी में आता है, उसकी भी मैं बात करूंगा। कौन सा स्थान है वर्तमान में और कितने देशों में से इसका स्थान रहा है। अब उसके बाद में भारत में सबसे अधिक केरल का, न्यूनतम बिहार का, तो न्यूनतम आपके याद रखें बिहार का। तो आप इसमें याद रखें सबसे पहले भारत में नॉर्वे, तो नॉर्वे इसमें नॉर्वे सबसे अधिक बड़ा है। उसके बाद में न्यूनतम नाइजर, ये हो गया सर्वाधिक, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा विश्व में, तो वह नॉर्वे। दूसरा इसके बाद में नाइजर, तो नाइजर का न्यूनतम नंबर आता है, न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम कौन सा है, नाइजर है। इसके बाद में भारत, भारत का 0.955 मानव विकास सूचकांक। अब इसके बाद में केरल, केरल में याद रखना आपको 0.700, 0.700 न्यूनतम। ये सर्वाधिक हो गया राज्य में। भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, किसने 0.700। न्यूनतम, तो न्यूनतम आपको याद रखना बिहार, न्यूनतम किसका है, बिहार का। तो न्यूनतम आपको कौन सा हो जाएगा, ये हो गया न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम किसका है, बिहार का 0.306। ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले विश्व में सर्वाधिक नॉर्वे मानव विकास सूचकांक देश, न्यूनतम नाइजर, इसके बाद में भारत। अब दूसरा इसमें जैसे भारत की मानव विकास सूचकांक की जो स्थान की बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक में स्थान की बात करते हैं, तो 100 याद रखना 100 पहले 130वां स्थान आता था और वर्तमान में 138वां स्थान है। तो वर्तमान में याद रखना आपको इससे पहले 126वां स्थान आता था, अब 138वां स्थान है, 138वां स्थान है भारत का मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का मानव विकास सूचकांक की जो श्रेणियां हैं उस श्रेणी में किस स्तर में आता है। यानी 3 स्तर बताऊंगा मैं आपको, और इन 3 स्तरों में से किस स्तर में है, तो ये आपको याद रखना है कि मध्यम में है, मध्यम। भारतीय मानव विकास सूचकांक की किस श्रेणी में आता है, मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में आता है। ये आपको सभी को याद रखना है, मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में। अब इसके बाद में एक बार पुनः रिपीट, मानव विकास सूचकांक एसडी कहते हैं। एसडी का मतलब होता है मनुष्य के विकास के स्तरों का मापन करने वाले सूचक, वो कहलाते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसके बाद में एसडीआर, एसडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हिंदी में कहते हैं मानव विकास प्रतिवेदन। विश्व में सर्वाधिक नॉर्वे, न्यूनतम नाइजर, भारत 138वां स्थान मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में आता है। भारत में सर्वाधिक केरल 0.700 सर्वाधिक, न्यूनतम वो बिहार। क्लियर। अब इसके बाद में मानव विकास सूचकांक के लिए, मानव विकास सूचकांक के लिए, मानव विकास सूचकांक के लिए श्रेणियां बनाई गई है। मानव विकास सूचकांक के लिए श्रेणियां बनाई गई है। वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं? मानव विकास सूचकांक की श्रेणियां। तो मानव विकास सूचकांक की जो श्रेणियां बनाई गई हैं, मानव विकास सूचकांक की
मानविका सूचकांक की श्रेणियां, मानविका सूचकांक की श्रेणियां। अब इसमें आपको यार 3 श्रेणियां होती हैं। पहले 3 श्रेणियों का नाम लिख रहा हूं वाइज, और इसको आप देश के लिए प्रत्येक देश वाइज समझें, और इसमें कौन कौन से किसका नंबर आता है वो भी समझना है। सबसे पहले इसमें वो है सर्वाधिक या अधिक कह सकते हैं, दूसरा है मध्यम, और तीसरा होता है वो होता है न्यूनतम या न्यून। तो न्यूनतम होता है, ये न्यून कह सकते हैं, निम्न कह सकते हैं, इसको निम्न भी लिख सकते हैं, सर्वाधिक, मध्यम और निम्न, तो इसको लिख सकते हैं हम निम्न। 3 श्रेणियां होती है इसकी। अब सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, इसमें एक स्कोर होता है कि 0 पॉइंट यदि 71 से 0.71 से यदि इसका मानविका सूचकांक हो तो वो आता है सर्वाधिक या अधिक। जिनका 0.71 से अधिक स्कोर हो मानविका सूचकांक का, यानी संख्या अधिक आती है, संख्या अधिक आती है 0.71 से, तो यहां पर वो सर्वाधिक पाएगा। और जो सर्वाधिक है उसमें जो आप कितने देश हैं, वो देश है यार सर्वाधिक में 47 देश है, 47 देश इसमें शामिल हैं। अब इसके बाद में अगली यहाँ पर कौन कौन से देश आते हैं, तो मैं कुछ देशों का नाम लिख रहा हूं, यहाँ पर समझ जाना। पहले नाल जो आपने पहले पढ़ा है, उसके बाद में नंबर जापान, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो संयुक्त अमेरिका है, ये जो सारे जितने भी कंट्रीज हैं इनका मानविका सूचकांक उच्च माना जाता है, या सर्वाधिक इसका नंबर आता है। इसमें कितने देश शामिल है, 47 देश शामिल है, स्कोर 0.71 से ऊपर। अब इसमें दूसरा आपको नाम से पता चल गया कि भारत किसमें आता है, मध्य मानविका सूचकांक की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर 0.70 से उच्च और 0.5 से कम हुआ है। यहाँ पर 0.71 से 0.5 तक आते हैं स्कोर में, तो वो आता है इसमें मध्य मानविका सूचकांक की श्रेणी में शामिल होता है। इसमें भी याद रखना आपको कितने देश है, इसमें याद रखना है 47, इसमें भी 47 देश है। कितने देश है, 47 देश है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आपको याद रखना है भारत पहला, तो याद रख लेना। तो भारत किस मानविका सूचकांक की श्रेणी में आता है, तो मध्यम मानविका की सूचकांक की श्रेणी में आता है। कौन, भारत सेकंड जो मानविका सूचकांक की श्रेणी है उसमें नंबर इसका आता है। अब इसके बाद में निम्न वाला देखते हैं, जिनका मानविका सूचकांक 0.5 से क्या हो कम, 0.5 से क्या हो कम हो, तो वो किसमें आता है, वो आता है आपके निम्न मानविका सूचकांक की श्रेणी में शामिल होता है। और इसमें यार में कितने देश हैं, 94 देश शामिल है। कितने देश शामिल है, 94। अब इसमें कौन कौन सा आते हैं, तो इसमें जो आपके आते हैं कर्नाटक प्रदेश, जो शीत प्रदेश होता है, ये इसमें शामिल होते हैं, जो बिल्कुल जैसे भारत में अलास्का प्रदेश, इनके अलावा जो आपके चार है, तो ये सारे जो कंट्रीज आते हैं इसमें वो निम्न मानविका सूचकांक की श्रेणी में आते हैं। अब एक बार इसमें जो कितने देशों की श्रेणियां हैं वो एक बार जोड़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 47, दूसरा 47, और इसके बाद में तीसरा आपको वो 94। यहां पर देखो सबसे पहले इसे जोड़ कर लेंगे, सेंट्रलाइज में शामिल है।
यहाँ पर 94 और यहाँ 46 देश श्रेणी है। तो यहाँ पर 46 और 94 इसको जोड़ लेंगे 86 होते हैं। 186 देशों में से भारत का कौन सा स्थान अभी मैंने आपको बताया 138वां स्थान है। ये आपको इस प्रकार कोई जो सारणी याद रखनी है। वापस एक बार देखते हैं मानविका सूचकांक की श्रेणियां। मानविका सूचकांक की श्रेणियां वो आपकी 3 होती है। पहली होती है सर्वाधिक, दूसरी होती है मध्यम और तीसरी होती है निम्न। ठीक है, अब इसके बाद में सर्वाधिक में मतलब होता है कि जिनका मानविका सूचकांक स्कोर 0.1 से अधिक हो तो वो होता है सर्वाधिक में। और इसमें 46 देश शामिल है, जिसमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त अमेरिका ये देश शामिल होते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है मध्यम। मध्यम क्या है? जिनका 0.70 से अधिक और 0.5 से समथिंग हो तो वो आपके इसमें आता है मध्यम मानविका सूचकांक श्रेणी में आता है। अब मानविका सूचकांक श्रेणी में जो आपको याद रखना कितने देश शामिल है? 46 देश शामिल है। अब इसमें अगला 46 देश शामिल है और मानविका सूचकांक श्रेणी में भारत का नंबर आता है। ये आपको मैंने पहले से बता दिया। इसके बाद में नंबर देखते हैं तीसरा निम्न मानविका सूचकांक की श्रेणी। इसमें 0.5 से स्कोर होता है। 94 देश जो शामिल है और इसमें अलास्का, कनाडा, चाड इस प्रकार के जो क्षेत्र है या जो देश है उनको मतलब जिनका न्यूनतम स्तर है उसको शामिल किया जाता है। इसमें मानविका सूचकांक की श्रेणी में कौन से में? निम्न में।